कोविड का फैला दीजिएगा सत्य भैया, कोविड का गरम लगा दीजिए। आज यहाँ जाने माँ से कहाँ अरे सारे गुजारे किए हैं। हो गए आ गए। आज वैसा नहीं लग रहा है ना? हाँ, कल थोड़ा सा डिस्टर्ब थे हम लोग, कल जैसा नहीं है आज जो है ना। देखो कर लाइव आया रे? नहीं आया, आज आ गया है। देखो लाइव देखना तो कहीं मनी 93 को सब्सक्राइब। यस सुबह का 81 का था, 81 रुपये 80 था। आ गया। देखिए देखो बेटा हिलाना नहीं उसको, थोड़ा सा उसको और उधर बेंच खींच लो हल्का सा, और इसको थोड़ा सा इधर। हाँ इसको आगे पीछे नहीं करना। चलिए कल हम लोग देख चुके थे, और जब जागो तब सवेरा, है ना। अभी तक जो नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं, है ना, दोनों के लिए बहुत अभी है समय। 40 दिनों का समय है। 40 दिन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर 4 घंटा डेली क्लास करते हैं 40 दिन तक, तो समझ जाइए कि 40 × 4 यानी कि 4 × 16 160 घंटा का क्लास हो जाएगा। और 160 घंटा अगर 1 घंटा के डेली के हिसाब से देखेंगे 30 दिन में, तो हम लोग को क्लास हो जाएगा 5 × 3 = 50, यानी कि 50 से 60 दिनों का क्लास जो है वो 40 दिन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें कल हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब के साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ चुके थे, है ना, यानी कि गणित के आधारभूत ये प्रमेय, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अरे मेरा आखिरी का हॉट चलिए आ जाइए, देखिए आराम से इसी में बैठ जाइए। हिलाना नहीं है कैमरा को, केवल ध्यान देना है थोड़ा सा, है ना। ऑफलाइन बच्चे लोग हाँ हाय गाइस होगा प्रेम कुमार का। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए अब हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। कल को एक बार थोड़ा सा सारांश के रूप में रिव्यू करते हुए, कल हम लोग पढ़े थे कि एक प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग गणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो गणित के आधारभूत, इसका सबसे पहले उत्पत्ति कौन किया था? तो सबसे पहले इसका उत्पत्ति जो था वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिसको हम लोग गणित के राजकुमार भी कहते हैं, के द्वारा सबसे पहले अपना एक बुक लिखे थे, उसमें किए थे। बुक का नाम था डिक्विंसिस अर्थमेटिकी। डिक्विंसिस अर्थमेटिकी में कौन? गणितज्ञ के राजकुमार, गणित के राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा गणित के आधारभूत प्रमेय दिया गया था। आधारभूत प्रमेय में क्या कहा गया था? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और इसको क्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए यह एक अद्वितीय होता है। अच्छा, ये क्रम को ध्यान में रखना क्या होता है बाबू? क्रम को ध्यान में अगर जो नहीं रखते हैं तो वो अद्वितीय होता है। कोई भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 92 यानी कि 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इसको लिखते हैं। ये एक भाज्य संख्या है ना। अब इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जब लिखते हैं हम लोग बाबू, तो 2 से 4 दूना 8, 1 बच गया 12, 6 दूना 12, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से 14 दूना 28, 2 से 7 दूना 14, अभी तो 7 एकम 7,
यानी कि हम लोग 92 को बाबू किसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। एक रिव्यू ले लेते हैं फिर से, 2 गुने 2 गुने 2, जो कल बच्चा नहीं आया था उसके लिए भी हो जाएगा और जो कल आया था उसके लिए रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन के बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आवाज प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा तो खैर मैनेज करना होगा, थोड़ा आप लोग हाई डेफिनेशन में कर लीजिए, हो सकता है 720 750 पे अपना सेट कर लीजिए, ज्यादा वीडियो अच्छा क्वालिटी आएगा, है ना। चलिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 1। अब इसमें बताओ 92 तो एक भाज्य संख्या था, इसको 7 से भी भागा लगा सकते हैं, 4 से भी भागा लगा सकते हैं, है ना, 2 दूना 4 दूना 8 से भी भागा लगा सकते हैं। तो यह एक भाज्य संख्या था। भाज्य संख्या मतलब का कंपोजिट नंबर, है ना, और अभाज्य संख्या मतलब का प्राइम नंबर। तो ऐसा भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट सभी संख्या को, सभी प्राकृतिक संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका क्रम को ध्यान नहीं देंगे, क्रम मतलब का पहले 2 आया है 7 आया है, अगर क्रम कन्हू लिख देंगे, इसको मान चलो पहले 7 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 फिर 1 लिखेंगे, तो अगर हम क्रम को ध्यान में न रखें तो किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यूनिक मीन्स अद्वितीय, अद्वितीय मतलब का वैसन फिर किसी का अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही तरह से होता है, अगर उसका क्रम को ध्यान में न रखें तो। कोई प्रॉब्लम? ऑफलाइन के बच्चे को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तुरंत काउंटर करेगा, ठीक है, कि हमको सब दिक्कत हो गया या ये चीज हमको समझ में नहीं आया। तो हम लोग पढ़ लिए थे कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। यूनिकनेस होता है, क्या होता है? यूनिकनेस होता है, यानी कि अद्वितीय होता है। तो हम लोग क्या सीख लिए थे बाबू? सीख लिए कि गणित के आधारभूत प्रमेय में यही कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और उसको अगर क्रम को ध्यान में न रखे, या गुणनखंड के क्रम को ध्यान में न रखे, तो वह एक अद्वितीय होता है, माने उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं होता है। हम लोग गणित के आधारभूत थ्योरम में ये पढ़े थे। तो लोग आज कुछ 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल चलेंगे। हम लोग कल ये भी पढ़े थे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अगर हम एक संख्या मान लेते हैं इसमें गुणनखंड में, तो लोग के किताब में दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में वो आ जाता है। तो पहले देख लीजिए बाबू, मान लीजिए कि कोई संख्या x है, अब x को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो मान लेते हैं कि P1 P2 डॉट 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 Pn तक गया, ठीक है। तो जब Pn तक गया बाबू, तो जहां हम लोग P1 P2 और P3 को आरोही क्रम में अगर लिख देते हैं, P1 P2 डॉट 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 P3 डॉट 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 Pn को आरोही क्रम में लिखते हैं, किसमें बाबू? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब का बढ़ते हुए क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो हमको क्या होगा? P1 से बड़ा मिलेगा P2, अब P2 से बड़ा या बराबर मिलेगा P3, अब P3 से बड़ा या Pn, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा, मान के चलो कि P1 से P2 बड़ा है तो कोई बात नहीं, जैसे कि इसमें बराबर है ना जी, दू सब बराबर है ना, तो जो बराबर रहता है उसको घात के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का जब मतलब आएगा 1 नंबर वाला में, तो इसको इस तरह से नहीं लिख के, हो सकता है लिख देगा कि इसके हम लोग घात, तो कहे 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 7 गुने 1, यानी 2 to the power 4 into 7 into 1 के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। तो 1 नंबर वाला में भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी कि बाबू कि इसको जो है हम लोग किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में भी लिख सकते हैं, अगर P1 और P2 बराबर है तो। और आरोही क्रम में लिखना स्टैंडर्ड रूप माना जाता है, ठीक है। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना स्टैंडर्ड रूप है। आप इसको क्रम के उलट पलट को भी लिख सकते हैं, वो यूनिकनेस होता है, वो गलत नहीं होगा, लेकिन वो किसी का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। सब जैसे लेंथ मापने का स्टैंडर्ड फॉर्म मीटर, है ना,
ज्योति तीव्रता मापने का CD कैंडला, है ना। तो सबका जैसे कि द्रव्यमान मापने का किलोग्राम, तो उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग द्विघात समीकरण में भी तो लोग पढ़ा होगा कि ax² + bx + c को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें तो उसको आरोही क्रम में लिखें तो अच्छा होगा। बराबर है तो उसको बराबर वाला लिखेंगे, जो उससे बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग कल थोड़ा सा पढ़ लिए थे HCF और LCM। क्या पढ़े थे बाबू? HCF और LCM। तो HCF और LCM का भी कुछ विशेष महत्व हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़ लिए थे, है ना। 10 मिनट से 15 से 20 मिनट में कल वाला रिव्यू हो जाएगा, उसके बाद जो क्लास चलेगी वो आगे चलेगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं HCF। और HCF को क्या बोलते हैं बाबू? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग हिंदी में इसी को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं मस, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक में कौन सी संख्या आता है? संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाला गुणनफल। कोई दिक्कत? सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड कहने का मतलब कि दोनों में जो मिलेगा, है ना, दो कोई भी संख्या ले लेंगे, उसका छोटा घात वाला जो गुणनफल होगा, सबसे छोटा घात वाला गुणनफल। जैसे कि एगो का हम ले लेते हैं 48, एगो ले लेते हैं 42। अब इसका अभाज्य संख्या हम लोग करते हैं, अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये छोटी संख्या, छोटी घात वाला गुणनफल क्या होता है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको अपना भाषा में भी हम बता देंगे कि इसको कैसे करते हैं। हम लोग चलिए 48 को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 2 दूना की 4, 4 दूना की 8, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6। यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। अब एक तो खैर सब में होता ही है, एक को लिखना है, क्योंकि जब कोई भी संख्या न मिले, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा तो एक जरूर मिलेगा। यानी कि किसी भी दो संख्या का, है ना, उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिला है लेकिन एक मिलेगा, यानी कि कोई भी दो संख्या का HCF 1 जरूर होगा। कोई भी दो संख्या का HCF 0 नहीं होता है। एक नंबर वाला में आप लोग के क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो संख्याओं का HCF 0 हो सकता है, हाँ नहीं, दोनों, बोथ, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे सकता है ना। तो ये जानना है कोई भी दो संख्या का जो HCF है वो कभी 0 नहीं आएगा, एक कम से कम तो एक जरूर आएगा, क्योंकि एक कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। चलिए तो हम लोग क्या बोले थे बाबू? अब 42 का निकालते हैं। 42 यानी कि 42 का 2 से 21 दूना 42। अब जिसको 21 दूना 21 के पहाड़ा नहीं आता है वो ऐसे करो, 2 दूना 4, एक मतलब एको नहीं बचा, 2 एकम 2। अब फिर इसमें क्या होगा? 3 से 7 या 21, यानी कि 2 गुने 3 गुने 7। अब देखो इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं? हम बोले थे क्या कि HCF जो है, अभी नीचे लिखेंगे उसको HCF क्या, इसको देखिए लिखेंगे 1 गुने 2 के पावर के रूप में लिखेंगे, तो 2 के पावर 4 और गुने 3। अन्य क्या होगा? 2 के पावर 1 गुने 3 और 1। इस सब का पावर 1 1 लगा सकते हैं, इसका पावर 1 लगा सकते हैं। 2 रहता तो 2 को लिखते। हम बोल रहे हैं क्या कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, देखो तो एकरा में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को याद है 2, तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? 1। यानी कि ये जो सबसे छोटा घातवा वाला होगा जो दोनों में मिलेगा और सबसे छोटा घात होगा वही हमारा क्या होगा? HCF। बात समझ में आया? तो यानी कि तुम लोग के 1 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि तुम लोग के NCERT बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि HCF उसको कहते हैं। हम लोग तो ऐसे मतलब क्या आम बोलचाल में कह देते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो और जोन जोन मिल रहा है वो दोनों में से एक को गुना कर दो, HCF हो जाएगा। लेकिन बुक में ऐसा नहीं ना लिखा हुआ बाबू कि एक को मिलेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे तो HCF हो जाएगा। बुकवा में ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है? देखो लिखा है कि HCF कहते किसको है, बुक में ऐसे लिखा है ना। तो लोग पीछे पलट के कभी किताब पढ़ लिया करो, लिखा क्या हुआ है। आपको 1 नंबरिया एराइज वहीं से करता है, और जब 1 नंबर का कहीं क्वेश्चन देखते हो कहता है कि ये तो सर बुकवा में है, ये नहीं है, है ना, है, पढ़ा नहीं है।
ठीक है, बुक में सारा कुछ दिया है और वहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन राइज करता है। लेकिन तू लोग बुक के पीछे वाला जो चैप्टर दिया हुआ रहता है, जो थ्योरी टाइप में दिया रहता है, उसको कभी तो पढ़ के नहीं करेगा। क्या जरूरी है उसको पढ़ना? चलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाएंगे, बना लो एक्सरसाइज, 1 नंबर का क्वेश्चन धराने वाला नहीं है, ठीक है। एकदम पीछे वाला हम सारा स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि कोई भी चैप्टर का पीछे जो पार्ट पोर्शन दिया हुआ रहता है, समझ में आए ना आए उसको एक बार पढ़ो, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहता है ना। अभी जिसको गणितज्ञ का राजकुमार कहा जाता था, उसका नाम जानता था तू लोग के बुक में लिखा है, देखो गणितज्ञ का राजकुमार। अगर वही 1 नंबर क्वेश्चन में आ गया तब दे सकता है ना जी, वो सिलेबस बाहर से नहीं ना दिया। कॉलेज कीजिए वो अथी वाला दीजिए ना, हाँ लगा दीजिए ना, और उसको दिक्कत नहीं है तो देख लीजिए बाबू। तब तक हम लोग HCF को लिख देते हैं कि क्या है, देखिए ना थोड़ा सा, 1 मिनट। हेलो, हाँ हेलो, यार यही ना गड़बड़ बात है, डिस्टर्ब। हाँ बोलिए। हाँ वो तो पॉइंट है, तो उतना नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? ठीक है लाइव क्लास में इतना लेक्चर दिया जाता है। हाँ चलिए, तो हम लोग HCF देख रहे थे बाबू। क्या है बाबू? पीछे देखो, इतना लेक्चर नहीं दिया जा पाता है, कॉमन है ना। देखिए यहाँ कितना है, पेज नंबर देखिए, यहाँ दिया हुआ है गणितज्ञों का राजकुमार, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को पराया गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। देगा यहीं से, सिलेबस से हट के नहीं देगा, तो पता चलेगा कि सर गणितज्ञों का राजकुमार तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे, है ना। तो देख लेना एक बार। देखिए HCF क्या है बाबू? तो HCF ऐसी संख्या को कहेंगे, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? संख्याओं के प्रत्येक, है ना, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या? कॉमन, है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, है ना, का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल, ये हमारा HCF है। ठीक है, सब कोई नोट कर लो इसको। HCF संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये क्या कर रहा है बाबू? कोई भी संख्या है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो संख्या दिया रहेगा, ओकरा HCF निकालना होगा। उसको क्या करना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, उसको घात के रूप में ट्रांसफर कर लेंगे, और इसके बाद उसमें देखेंगे क्या कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात। तो जो उभयनिष्ठ रहेगा, जैसे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका सबसे छोटा घात वाला देखेंगे कि कौन है। अगर छोटा घात वाला इसमें है तो इसमें, इसमें है तो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा घात वाला हमको नहीं चाहिए, छोटा घात वाला, है ना, छोटी घात का गुणनफल। अब मान के चलिए कि और कोई उभयनिष्ठ होता, एक में तो केवल 2 ही है और 3 भी है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, है ना। तो इसका गुणनफल जो है हमारा HCF होगा। तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, तो 3 गुना की 6। तो यानी कि 48 और 42 का HCF कितना होगा बाबू? 6। ठीक है, तो ये कहता है कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात वाला। तो छोटा घात वाला क्या है? ये दोनों में 2 मिल रहा है, लेकिन छोटा घात 2 वाला के, ये दोनों में 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, यानी कि छोटा घात एक ही है। तो जो छोटा घात वाला है उसी को हम लोग गुना कर देंगे, वही हमारा क्या होगा? HCF। कोई दिक्कत? एनी डाउट नहीं ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग करेंगे LCM।
यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम को क्या लिखेंगे बाबू? वही चीज लिखेंगे कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात वाला का गुणनफल। सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? संख्याओं में, है ना, प्रत्येक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? जो दोनों में शामिल हो, ठीक है, उसको उभयनिष्ठ कहेंगे। तो प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के, ये ना लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ठीक है। यानी कि ये दोनों में अब एचसीएम, हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम मतलब का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लस, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम। तो ये दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो हम लोग क्या लिखे हैं बाबू कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो जो उभयनिष्ठ होगा, है ना, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, है ना। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सॉरी यहाँ उभयनिष्ठ नहीं होगा, संबद्ध होगा। क्या लिखे हैं जी? उभयनिष्ठ लिख दिए हैं, संबद्ध अभाज्य गुणनखंडों का, माने इसमें जितना अभाज्य गुणनखंड है उस सब में सबसे बड़का पावरवा वाला का गुना कर देंगे। तो देखो यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 2 के पावर 4। तो जब लसन निकलेंगे तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 और गुने 7, है ना। जितना भी संबद्ध होगा, मतलब ये दोनों में ये जितना गुणनखंड है और इसका जितना गुणनखंड है, दोनों संबद्ध है ना। दोनों संबद्ध मतलब दोनों का अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे बड़ा घात होगा, है ना। जैसे कि 2 के पावर सबसे बड़ा घात 4 है, तो 2 के 4 से 2 के पावर 4 गुने 3 के सबसे बड़ा घात। अगर ये दोनों में एक में 2 के पावर 3 के पावर 2 रहता, इसमें 2 का पावर 3 रहता, तो हम यह मल्टीप्लिकेशन में 2 के पावर 3 लिख लेते। अगर 7 के पावर 4 रहता कोई में, तो उसको 7 के पावर 4 लिख लेते। यानी कि सबसे बड़का घात वाला को हम लोग गुना कर देते संबद्ध सभी अभाज्य गुणनखंडों, ठीक है। इसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, संबद्ध सभी अभाज्य गुणनखंडों। तो अब इसको गुना कर देंगे, वो हमारा लसा हो जाएगा। यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, 2 दूना की 4 दूना की 8, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। तो 2 दूना की 4 दूना की 8 दूना की 16 और 16 गुने 3 और गुने 7। तो 16 की 48 गुने 7, 8 7 56 के 6 हाथ में रहा 5 और 8 उनका 7 28 और 5 28 और 5 23, 28 और 5 23 226, 7 28 28 और 5 33 ना जी, 28 और 5 33, यानी कि 336। इसका हमारा क्या होगा? लघुत्तम। लेकिन हम लोग आम बोलचाल में क्या कहते हैं? आम बोलचाल में ये कहते हैं कि ये दोनों में जो मिल रहा है ओकर में से एगो, और जो नहीं मिल रहा है ओकरो गुना, ठीक है। लेकिन तुम लोग के बुक में क्या लिखा हुआ है कि संख्याओं में प्रत्येक संबद्ध अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहाँ संबद्ध शब्द का प्रयोग है, यहाँ उभयनिष्ठ है, ध्यान देना। उभयनिष्ठ माने जो दोनों में शामिल होकर में से एक हो, और संबद्ध मतलब जो दोनों में है, ठीक है। तो ये चीज हमको देखना है। तो हम लोग क्या ऐसे आम बोलचाल में एलसीएम कैसे निकालते हैं भैया? इसको अगर जना अभी ध्यान दिया जाए तो जो मिल रहा है, यानी कि दोनों में जो मिल रहा है ओकरा में से एक हो, और जो नहीं मिल रहा है ओकरा सब के गुना। यह 2 गुना मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, तो 2 को 2 में से 1 2 और 2 को 3 में से 1 2, और जो नहीं मिल रहा है ओकरो गुना, है कि नहीं। तो इसको हम लोग आम बोलचाल में ऐसे बोलते हैं कि जो नहीं मिल रहा है ओकरो,
कर दिए। अब देखो ये सेम है, 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 7। अब गुना में क्रम का कोई महत्व नहीं है, इधर का लिखो चाहे उधर का लिखो, कोई दिक्कत नहीं होता है। बात समझ में आ गया? एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो इसको भी गुना करेंगे तो कितना होगा? 336, है ना। तो आम बोलचाल में क्या, जो मिल रहा है ओकरा में से एगो, और जो नहीं मिल रहा है ओकरो गुना एलसीएम। अब एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा है ओकरा में से एक का, है ना। जैसे ये दोनों में से मिल रहा है तो 2, ये दोनों में मिल रहा है 2 3, है ना। तो 2 गुने 3 जो मिलेगा, 2 में से मिलेगा ओकरा में से एक को निकाल के तब हमको एचसीएफ। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका गुणनखंड कितना सबसे ज्यादा मिलेगा? तो 6। सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कितना मिलेगा? 6। तो दिक्कत, तो ये हम लोग कल इतना कर चुके थे ना, के बाद हम लोग को देखना है ना, आगे क्या करना है। बाबू आजकल ठंडा का मौसम चल रहा है ना, तो आलस बहुत कम करना है। आलस से कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम। माने आलस करने से विद्या नहीं आएगा, और जिसके पास विद्या नहीं है तो उसके पास धन भी कोई काम के नहीं है। वह कहता है कौन चीज, हम लोग के गांव देहात में क्या बोलता है कि बुढ़वा के पास धन रहेगा तो होशियार खैला भी ना मरेगा, है ना। तो वही चीज है कि अगर तुम्हारे पास खूब धन है और लूर है ये नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। अब कम धन है और अगर ज्ञान अच्छा है, सोच समझ अच्छा रखता है, तो कम पैसा में भी जीवन निर्वाह अच्छा से किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ चलिए हम लोग आगे जोश खरोश के साथ आगे बढ़ो, है ना। और दूसरा चीज इसको मिटा दें, हो गया। चलिए कल हम लोग इंटरनेट के चलते थोड़ा बाधित थे और माइंड वगैरह के प्रॉब्लम के चलते भी ऑनलाइन वाले बच्चे देखिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग एक और भी पढ़े थे कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, है ना, ये लाभ 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए हम लोग दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकालने आ गया है ना। साउंड कम कर दीजिए। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, तो 2 धनात्मक पूर्णांक है बाबू ए और बी के लिए। तो कल हम लोग क्या सीख लिए थे कि अगर HCF ऑफ ए बी गुना कर देंगे LCM ऑफ ए बी बराबर ये दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी बना चुके थे, है ना, और पढ़ भी लिए थे। तो ये क्या है भैया, माने 2 संख्या का HCF होगा, माने महत्तम समापवर्तन। अब गुना दोनों संख्या का लघुत्तम को अगर गुना करेंगे महत्तम और लघुत्तम को, तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। अब कहिए कि सर 3 संख्या रहेगा तो तीनों के एलसीएम और तीनों के एचसीएफ बराबर तीनों का गुणनफल नहीं होगा, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, हेलो, इसको लिखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हेलो बंद करने का बंद करने
हो गया बाबू, इसको लिख लिया, सारे कोई समझ गए? ठीक है, यानी कि कोई भी दो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब का पूर्णांक कहां से शुरू होता है बाबू? जीरो से। 0 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब का प्लस में, अब पूर्णांक 0 से होता है ना, इंटीजर। हाँ, अच्छा, अब पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? अब पूर्णांक भी 0 से। पूर्णांक बाबू इंटीजर कहते हैं वो प्लस और माइनस और 0 सहित सारे संख्या को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक में हम लोग को धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी कि 0 के दाहिना करे वाला पॉजिटिव वे में, है ना। तो जितना भी ए बी रहेगा सब प्लस वाला रहेगा। तो कोई भी दो अगर जो प्लस वाला संख्या है, पॉजिटिव पूर्णांक है, तो उसका एचसीएफ और एलसीएम बराबर दोनों संख्या के गुणनफल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को जांच करते हैं। एक क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जो है हम लोग को किस पर आधारित है? अभाज्य गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन है कि 6 के पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। हम लोग को ये करना है, आप लोग करके जितना जल्दी हो सके अगर कर सकते हैं तो देखिए क्या लिखिए है बाबू, लिख रहे हैं जांच कीजिए कि, है ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n, है ना, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। ये हमको जांच करना है, या समाप्त हो सकती है ना, या होगी, ये हमको जांच करना है। बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए, है ना, उस संख्या को 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये न पढ़े हैं? तो क्या हम लोग इसमें यही ना जांच करेंगे कि 6 के पावर m जो है m, उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है कि नहीं? अगर 5 आ जाएगा तब तो 5 से डिविजिबल होगा, और जैसे ही 5 से भागा लग गया तो यानी कि उस संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब 5 से भागा नहीं लगेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसको देखते हैं, है ना। चलिए, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्या है, कौन है भाई? अरे यार, हेलो, हाँ ऊपर सही है। हाँ आ गया, और फिर तुरंत ही रास्ता जो इधर मुड़ेगा ना, वीडियो कट है। भगवान लेंगे सर, सब समझ नहीं क्या रहे, फोन देना पड़ता है। इमरजेंसी का कॉल आ गया, उठाएगा। हाँ चलिए लिखिए, इसमें लिखिए बाबू, यदि किसी संख्या n के लिए, लिखो यार, यदि किसी संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर, हेलो भैया को यहाँ भेजिए, तो वो आए हैं बालू वाला साइड, देख लेंगे। अब हाँ, अरे भेजा ना भैया के।
यदि किसी संख्या के लिए, है ना बाबू, 6 के पावर n अगर शून्य पर समाप्त होगा, है ना, शून्य पर समाप्त होगी, है ना, तो यह 5 से विभाजित होगी, है ना। यानी कि 5 से विभाजित होगी मतलब का, अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए, है ना। 5 से विभाजित होने का मतलब क्या होगा, अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 5 होना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, 5 आनी चाहिए। तो चूंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, 6 को ऐसे करेंगे, 2 से 2 तिया 6, यानी कि 2 गुने 3, तो इसका होल पावर n लिख सकते हैं नहीं। अब बताओ बाबू, n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n के जगह पर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। तो n को जब हम लोग लेंगे इसको, है ना, तो 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 गुने 3 3 गुने 3 माने कई बार करेंगे, है ना। यही है उसको काट। चलिए हम लोग क्या किए थे बाबू कि 6 के पावर n बराबर 2 गुने 3 के पावर n। अच्छा n प्राकृतिक संख्या रहेगा तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जगह पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो 3 रहेगा तो इसी को 3 पार्ट टाइम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी, यानी कि हमेशा आएगा 2 3, फिर लिखेंगे 2 गुने 3, फिर लिखेंगे 2 गुने 3। तो क्या इसे लिखते रहेंगे जिंदगी भर, इसमें 5 आएगा कभी? तो ना कभी 5 आएगा और ना इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा, तो ये कभी शून्य पर इंट करेगा, क्योंकि 0 पर अंत करना मतलब 5 से भागा लगना, यानी कि उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। तो ये संभव है। यहां से हम लोग जब देख ले रहे हैं तो इसमें जो है इसमें 5 आना असंभव है। क्या है? असंभव है। तो जब असंभव है 5 आना, तो 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी।
कोई दिक्कत? तो बस लिख देना है इसको कि यहाँ जो है 2 और 3 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आएगा इसमें। 2 और 3 के कोई आएगा, इसको छोड़ के कोई गुणनखंड नहीं आएगा। तो 5 आने का तो बातें छोड़ दीजिए, केवल 2 और 3 अइबे करेगा, है ना। तो 2 और 3 आएगा तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अतः यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 6 के पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। 0 पर समाप्त का मतलब क्या होता है? जैसे कि 10, जैसे कि 20, जैसे कि इधर खूब हम लोग अंक लिख दें और लास्ट में 0 लिख दें, तो इसी को कहते हैं 0 पर समाप्त होना। ये नहीं कि n से n 0 पर समाप्त होगा, ऐसा बात नहीं है। यानी कि इकाई के जगह पर हम लोग को 0 आना चाहिए। तो इकाई के जगह पर 0 6 के किसी भी पावर के लिए नहीं आएगा। अगर n प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है बाबू? 1 से स्टार्ट होता है, वह 1 2 3 4 माने 1 से लेके उन्हें अनंत तक। तो किसी भी n प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आप लोग का सिलेबस में भी है। चलिए इसी प्रकार हम लोग इसको लिख लीजिए, आप लोग फटाक से लिख लिए। ऑफलाइन के बच्चे जल्दी लिखिए, ऑनलाइन के बच्चे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग कौन सा सब्जेक्ट की ओर चलेंगे बाबू? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, है ना। कल हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या की ओर आगे बढ़ते हुए, है ना। तो थोड़ा सा ऑफलाइन का बच्चा लोग ऑनलाइन अपरिमेय और परिमेय पढ़ लेगा, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तुरंत इसका हम लोग 1 वर्ड क्वेश्चन और देख लेंगे, क्योंकि ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो इधर हो ही जा रहा है, केवल एमसीक्यू हम लोग को बच जाए। एमसीक्यू लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में हम लोग सारा एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। ये तू लोग किया था नॉर्मल क्लास में। व्याख्या कीजिए, है ना। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस माने 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं। ये हमको व्याख्या करके बता देना है। ये दो को जो संख्या है बाबू, क्या भाज्य संख्या है तो कैसे है तो कैसे है, अब नहीं है तो क्यों नहीं है। व्याख्या करना है तो व्याख्या करना है, तो व्याख्या में तो बताना होगा ना कि आखिर भाज्य संख्या है तो क्यों हो गया, नहीं है तो क्यों हो गया। इसको देख के और डायरेक्ट बताओ तो कौन बता सकता है इसको? व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 तथा या और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 5। ध्यान दो यहाँ बीच में एक प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बाद इधर मल्टीप्लीकेशन में भाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ये कह दिया है तो अभाज्य संख्या होगी तो बातें नहीं है ना। ये तो कह रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं, अब तू लोग से पूछ रहे हैं कि क्या ये भाज्य संख्या है, तो मुंह बंद करके रखा है। अरे कम से कम कहो ना कि हाँ सर भाज्य संख्या तो यही है, ये तो कहिए रहा है, लेकिन हमको व्याख्या करना है कि कैसे भाज्य संख्या। तो देखो तो बाबू, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में इस संख्या के अलावा 13 देखो इधर भी है और इधर भी है, यानी कि 13 से दोनों में भाग लग जाएगा। यानी कि पूरा संख्या चाहे वो जितना भी आ जाए, इसको हल करने के बाद जो भी संख्या है, लेकिन ये संख्या अपने और एक के अतिरिक्त 13 से कटेगा,
ठीक है। तो जैसे ही 13 से कटेगा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो ये भाज्य संख्या हो गया। इसमें देखिए इधर भी 5 और इधर भी 5, यानी कि ये संख्या भी 5 से कटेगा, यानी कि अपने और एक को छोड़कर दूसरा संख्या से भाग लग गया तो आता है ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं। कोई दिक्कत, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसको करने के बाद उसमें 13 आएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एक 5 आना ही आना है। अब कहिए सर इसको आप कैसे कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट में देखो आप, है ना, हम लोग लिखेंगे 7 × 11 × 13 + 30। ये दोनों में जब प्लस के इधर उधर एक ही चीज रहता है तो उसको हम लोग ले सकते हैं कॉमन। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 × 11 और +1, यानी कि इसको तुम लोग हल कर सकते हो 11 × 77 और 78, या 13 × 78 के रूप में इसको लिख सकते हैं। यानी कि इसके अभाज्य संख्या में 13 एगो है, एगो 78 है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या होगा 13 × 78 वो 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और संख्याएं से भी कटेगा। तो यहाँ पे जब दोनों में 13 है तो हम इसको देखिए कि बोल देंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड में 13 एक संख्या है, मतलब 13 एक अभाज्य संख्या है, अतः यह 13 से भाग लगेगा, अतः ये पूरी संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। उसी प्रकार इसमें देखो 5 इधर है 5 इधर है, 5 को कॉमन ले लेंगे तो वो भी भाज्य संख्या के रूप में, यानी कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा उसमें एक वो संख्या और 5 तो जरूर होगा, तो 5 से संख्या कट जाएगा, यानी कि जहां दूसरा संख्या से कटा तो भाज्य संख्या। कोई दिक्कत? आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि गणित माने आधारभूत गणित के आधारभूत पर मैं पढ़ लिए, उसमें यही पढ़े कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी दो संख्या के HCF × LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल होता है ना। और कोई भी भाज्य संख्या का गुणनफल जो है क्रम के बिना अद्वितीय होता है, क्रम को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो अद्वितीय होगा। तीसरा चीज हम लोग पढ़ लिए कि कोई संख्या का पावर के रूप में रहेगा, है ना, तो वो शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या करना है वो हम लोग एक क्वेश्चन हल कर लिए। ठीक है, दूसरा काम ये है कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये तो हम लोग अब जांच कर लेंगे। ठीक है, तो इतना चीज आएगा। कोई भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही रहता है, जिसे 154 दे देगा, बोलेगा कि 154 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा बाबू 1 नंबर वाला, तो ये सब तो हम लोग का हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और गणित के राजकुमार किसको कहते हैं, सबको याद है तो कमेंट में उसको उत्तर दे दीजिए। अब आप लोग तो खैर सामने सामने है, कुटैया अभी चालू नहीं है ना, कुटाई जरूरी है, ऑफलाइन बच्चा लोग। चलिए, परमेय संख्या अब हम लोग कल ही देखेंगे क्योंकि आज के तो समय इसका एंड हो रहा है। और नेक्स्ट जो है हम लोग क्या SST के साथ, है ना, 10 मिनट ब्रेक के बाद आते हैं।